फ्रेंड्स, आज की बेटा क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, उसमें से एक तो होता है एलिमिनेशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को बारी बारी करके डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो पार्ट है वो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो एलिमिनेशन समझते हैं कि एलिमिनेशन एक्चुअली जो है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो एलिमिनेशन से शुरुआत करेंगे। देखो बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एलिमिनेशन के बारे में बेटा ये बोला जाता है, जैसे मान लो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि एलिमिनेशन ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी केमिस्ट्री में जो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं बेटा। तो बेटा पहले जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे हेलो एल्केन, है ना बेटा। पहले जो कंपाउंड है वो कौन है? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? RX होता है। तो एक तो हेलो एल्केन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, और दूसरे कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एल्कोहल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का काम भी क्या होता है कि ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, और एल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज द ROH। ठीक है बेटा, क्या होता है? ROH। तो ये दोनों ही कंपाउंड जो है वो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन को समझते हैं कि एक्चुअली एलिमिनेशन जो क्या है। देखो, मान के चलो कि हमने यहाँ पे कोई भी एक हेलो एल्केन टाइप का कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं। कोई भी कंपाउंड हो सकता है हेलो एल्केन। ठीक है। तो देखो जरा, मान के चलो कि यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है CH3। ठीक है। और यहाँ पे ये है बेटा हमारे पास CH2, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे एक हेलोजन का एटम यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। तो क्या होता है कि एलिमिनेशन होने के लिए आपके पास इस तरह का कंपाउंड होना बहुत ज़रूरी है। सर समझाओ इसमें क्या होना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस कंपाउंड में ये जो कार्बन एटम जो आपको दिख रहा है, इस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? हेलोजन का एटम जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन जो उससे सीधे जुड़ा होता है, मतलब कि अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन सीधे जुड़ा होगा वो कौन सा होगा? बीटा होगा, है ना। तो अल्फा और बीटा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी क्या होता है कि जब ये अल्फा बीटा पोजीशंस हमारे पास होती हैं तो इसके बाद बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए जो यूज़ होना चाहिए वो होता है बेस। यानी कि एलिमिनेशन कराने के लिए हमें एक बेस की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे लेंगे बेस। बेसिस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें बेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये बेस के इफेक्ट से क्या होता है बेटा, ध्यान रखना है। बेस के इफेक्ट से ये होता है कि जो अल्फा वाला जो एटम होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन के एटम का एलिमिनेशन होता है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन के एटम का एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो यही है कि अल्फा कार्बन से जो अल्फा कार्बन एटम जो होगा उससे होगा हेलोजन का एटम एलिमिनेट होगा, और बीटा कार्बन से क्या होगा? वो हाइड्रोजन के एटम का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अल्फा से हटाएंगे यहाँ से X, और जो बीटा है उससे हटाएंगे एक H। तो साइड कंपाउंड यहाँ पे जो रिमूव होगा वो यहाँ पे क्या होगा? HX। ठीक है, HX बाहर निकल जाएगा। अब HX बाहर निकलने से जो अल्फा और बीटा पोजीशन जो थी उनके बीच में यहाँ पे क्या होगा? अनसैचुरेशन आ जाएगी, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी भी पता है कि ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा वाला है? बीटा कार्बन है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो एलिमिनेशन के बारे में आपको समझ में आ गया कि एलिमिनेशन क्या होता है। सर, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द हेलो एल्केन रिएक्ट विद एनी बेस। तो जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन के एटम का एलिमिनेशन होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। तो इस तरह से एक अनसैचुरेशन एल्कीन टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बनता है, मतलब ये बेसिकली एक एल्कीन है बेटा। इस तरह के कंपाउंड एल्कीन टाइप के कंपाउंड बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है। अब देखो बेटा, एलिमिनेशन करने के लिए जो हमने यहाँ पे कहा कि जो नेसेसरी जो हमारी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें यहाँ पे एक रीजेंट यूज़ होता है, और उस रीजेंट का नाम हमने बताया भाई बेस। ठीक है।
अब बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बेस जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो बेटा बेस जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में कौन-कौन आएगा वो हम यहाँ सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास यहाँ पे कौन-कौन आएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक पार्ट तो कर लिया किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का कर लिया, ठीक है? और दूसरा हम यहाँ पे समझते हैं वीक बेस। तो वीक बेस हमारे पास कौन-कौन से होंगे उनके बारे में समझेंगे। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा होता है? वीक बेस। आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखनी है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है कि जो पहला एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है वो है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो सर हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहाँ लेते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एक न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ पे इसे बेस कहा जा रहा है। रीज़न बिहाइंड दिस क्या होता है वो समझो बेटा। देखो, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है ना, क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो क्या होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने पर वो क्या करता है, जैसे ही उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो OH नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है बेटा? OH नेगेटिव आयन, ठीक है? तो जैसे कि हमने लिया भाई, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसको पानी में जब डिसॉल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन देता है, और OH नेगेटिव आयन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन जब हम OH नेगेटिव आयन की बात करते हैं और इसे एल्कोहलिक मीडियम में डालते हैं, है ना, एल्कोहलिक मीडियम, कोई भी एल्कोहलिक मीडियम जैसे कि इथेनॉल हो गया, है ना, मिथेनॉल हो गया, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, अगर केवल आपके पास OH नेगेटिव है तो समझ जाओ इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर आपके पास केवल OH नेगेटिव है तो OH नेगेटिव जो होता है वो केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल क्या होती हैं? लेस क्राउडेड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? लेस क्राउडेड। अब लेकिन इसी OH को अगर मैंने OH नेगेटिव लिया हुआ है और अगर मैं उस OH नेगेटिव को एल्कोहलिक मीडियम में लेता हूँ, और एल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हो, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा ROH। am I क्लियर? है ना? तो एल्कोहल को जैसे ही यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेते हैं तो होता ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये जो स्पीसी है जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये हो जाती है मोर क्राउडेड। क्या हो जाता है? मोर क्राउडेड। और हमें यहाँ पे जानना होगा कि जो मोर क्राउडेड बेस जो होता है, मोर क्राउडेड जो बेस होता है बेटा, वो मोर क्राउडेड बेस को डियर स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्या? बेस। यानी कि अगर मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल मोर क्राउडेड हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? बेस बन जाती है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH एक बेस तो हमारे पास ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और दूसरे अगर हम बेस की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास अमाइड आयन, मतलब सोडियम अमाइड लेते हैं जिसे सोडामाइड कहते हैं, NaNH2 लेते हैं और इसको लिक्विड अमोनिया के साथ लेते हैं, यानी कि NH3 स्टेट ऑफ लिक्विड। तो एक जो बेस होता है वो ये वाला होता है, और तीसरा जो बेस हमें ध्यान रखना है बेटा वो हमारे पास होता है, एक तो हम लेते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन होते हैं RO नेगेटिव, और इन एल्कोक्साइड आयन को एल्कोहलिक मीडियम में ही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जो होते हैं बेटा ये हमारे पास है क्या? ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बेटा? क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास 3 ध्यान रखने हैं हमें, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेस बेटा हमारे पास एल्कोहलिक QH है, और दूसरा जो बेस है वो सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया है, तीसरा है एल्कोक्साइड आयन है। अगर वीक बेस की बात करेंगे तो वीक बेस की कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आता है H प्लस डेल्टा, यानी कि हाइड्रोजन आयन को डेल्टा के साथ लेंगे, क्योंकि अगर हमने H प्लस लिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसका जो पेयर रहा होगा वो कहीं ना कहीं वीक बेस रहा होगा। दूसरा यहाँ पे जो वीक बेस लेंगे बेटा वो हमारे पास होगा H2O, और तीसरा यहाँ पे जो लेंगे वो हमारे पास वीक होगा एल्कोहल, ठीक है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि सर ने कहा था कि भाई एलिमिनेशन के लिए जो रीजेंट जो चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए हमें? वो चाहिए हमें बेस। अब बेस जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस जब होता है बेटा तो आप जानते हैं, देखो
स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आपको ध्यान रखना है जो मैकेनिज्म फॉलो होगी वो होगी E1। और अगर वीक बेस होगा, सॉरी, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहाँ पे मैकेनिज्म जो फॉलो होगी वो होगी E2। और जब वीक बेस होगा तो वहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगी E1। कैसे होती है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट बिगिन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, E1 जो होता है, E1 मैकेनिज्म को यहाँ डिस्कस करेंगे कि E1 जो है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। E1 की बेसिक जो फुल फॉर्म है, जैसे कि आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कि E1 की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज द एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। E1 की जो पहचान होती है 1 यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि E1 की जब हम बात करते हैं तो E1 रिएक्शन के लिए जो E1 रिएक्शन जो बेटा यहाँ पे है, E1 रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यानी कि रेट, वो बेटा केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है और वो मॉलिक्यूल होता है सबस्ट्रेट। यानी कि E1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो केवल और केवल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करती है, केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब E1 रिएक्शन की हम बात करेंगे, ये तो हमें पता ही है कि भाई E1 कौन कौन देने वाला है। सर E1 हो या फिर E2, एक तो देते हैं हेलो एल्किन और दूसरे देते हैं हमारे पास एल्कोहल, ठीक है। और एलिमिनेशन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब क्योंकि 1 कर रहे हैं तो बेस हमारे पास कैसा होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। और वीक बेस के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास H प्लस डेल्टा है। दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास वो क्या है, H2 है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 समझने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल लेते हैं तो हमने यहाँ पे सपोज दैट एक इस तरह से एक एल्कोहल बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये ले लिया बेटा हमने एक एल्कोहल, ये एक एल्कोहल है। अब अगर एल्कोहल की रिएक्शन मान के चलो कि हम H प्लस डेल्टा के साथ करते हैं, किसके साथ, H प्लस डेल्टा के साथ, है ना। तो H प्लस डेल्टा के साथ जब करेंगे तो आपको पता है कि एल्कोहल है तो एलिमिनेशन देगा। अब सर ने कहा था कि भाई जब भी एलिमिनेशन होता है तो दो चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं, एक होता है अल्फा कार्बन और एक होता है बीटा कार्बन, ठीक है बेटा। एक क्या होता है अल्फा एंड एक क्या होता है बीटा होता है। अब हम बात करेंगे कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, अल्फा। तो मतलब ये तो हो गई हमारे पास अल्फा पोजीशन, ठीक है। अब अगर अल्फा के रेस्पेक्ट में जाएंगे तो एक कार्बन राइट में है और एक कार्बन लेफ्ट में है, मतलब कि ये हमारे पास बीटा पोजीशन है और एक हमारे पास बीटा पोजीशन ये है ना। तो अल्फा से क्या हटने वाला है, कन्फर्म है कि अल्फा से OH ही हटेगा, मतलब अल्फा कार्बन से OH का एलिमिनेशन होगा। और बीटा वाला जो कार्बन होता है उससे क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, है ना। अब देखो अगर हम मान के चलो कि इस वाले अल्फा और इस वाले बीटा को अगर फॉलो करते हैं, मतलब अल्फा से तो कन्फर्म है ही है कि OH हटना है, और बीटा कार्बन अगर हम ये वाला फॉलो करते हैं तो यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH, यानी कि जो साइड कंपाउंड बाहर निकलेगा वो क्या होगा, H2O होगा, है ना। अब जैसा कि हमने सीखा था कि जब एलिमिनेशन होता है तो अल्फा बीटा क्या होता है, अनसैचुरेशन। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि ये वाली अल्फा और ये वाली बीटा के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। लेकिन क्या होगा कि इस रिएक्शन में यहाँ पे एक कंपाउंड यहाँ पे और भी बनेगा जहाँ पे ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कुछ ऐसे भी बनेगा जहाँ पे ये वाला एल्कीन बन के आएगा, और इस केस में यहाँ पे ये वाला अल्फा एंड ये वाला बीटा हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे दो एल्कीन यहाँ पे बनेंगे बेटा, एक एल्कीन जो होगी ये यहाँ पे होगी मोर सब्सटीट्यूटेड, है ना। ये वाली जो एल्कीन है बेटा वो है हमारे पास मोर सब्सटीट्यूटेड, और एक जो एल्कीन है बेटा ये हमारे पास है लेस सब्सटीट्यूटेड, है ना बेटा। मोर सब्सटीट्यूटेड और लेस सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। दो तरह की एल्कीन होती हैं। सर ये तो समझ ही नहीं आया कि ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन कौन सी होती है और लेस वाली कौन सी होती है, ठीक है। इसको समझते हैं बेटा। देखो मान के चलो कि आपके पास ये एक एल्कीन सिस्टम है, ठीक है। और इस एल्कीन सिस्टम में कार्बन जो हैं उनके साथ यहाँ पे ये इस तरह से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं। तो आपने देखा कि इस एल्कीन सिस्टम में अगर आप
नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को नोटिस करोगे तो वो 4 हैं, है ना। और हमने यहाँ पे फिर से एक और एल्कीन ग्रुप ले लिया और यहाँ पे आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं और एक हाइड्रोजन है। ओके बेटा, अब हमारे पास एक ऐसी एल्कीन है जिसमें यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और अब एक ऐसा एल्कीन सिस्टम है जहाँ पे केवल और केवल एक अल्काइल ग्रुप है और बाकी सारे के सारे यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और अब एक एल्कीन सिस्टम ऐसा लिया जहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पावर और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है। जिस एल्कीन के पास जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतनी ही ज़्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन पावर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड पे जो एल्कीन है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा है ना। और ये यहाँ पे नंबर 2 पे होगी क्योंकि इसके पास यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं। और ये नंबर 3 पे आएगी और ये नंबर 4 पे आएगी और ये नंबर 5 पे आएगी। सर यहाँ कैसे चेक किया जाए कि यहाँ पे कौन मोर सब्स्टिट्यूटेड है और कौन लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये कैसे पता करेंगे उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आगे अब देखो बेटा, यहाँ हम बात करेंगे तो आपने देखा कि ये है बेटा आपका अल्फ़ा और ये है आपका बीटा, है ना। अब अल्फ़ा और बीटा हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा एल्कीन सिस्टम जो हमने यहाँ कहा था, ये हमारा एल्कीन सिस्टम है। ओके, अब इस एल्कीन सिस्टम में ये देखोगे कि इस कार्बन के साथ यहाँ पे कोई भी साइड में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है। बट अगर नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये इस साइड में ये पूरा का पूरा ये एक अल्काइल ग्रुप है। दिस इज द होल अल्काइल ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक अल्काइल ग्रुप है बेटा, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर इधर नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो एल्कीन सिस्टम है वो ये वाला है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये एल्कीन सिस्टम है ये वाला, है ना। अब देखो इसके पास एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे और इसके पास एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, मतलब ओवरऑल हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप है बेटा, है ना। कितने हैं 3, देखो एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा और एक अल्काइल ग्रुप ये रहा इस एल्कीन सिस्टम के पास। तो इसीलिए ये वाली जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये वाली कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। आगे की जो क्लास होगी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखो अभी तक तो सिर्फ हमने ये सीखा है कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। बट इसमें से आगे हम ये सीखेंगे कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट जो होगा ना वो कौन सा वाला होगा, वो सीखेंगे, है ना। मेजर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अभी हमने एक एग्जाम्पल तो सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, एक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे होगा। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे हेलो एल्केन ले लिया, ये बेटा, ठीक है, ये हमने बेटा यहाँ पे एक हेलो एल्केन ले लिया। अब इस हेलो एल्केन की रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया H2O। H2O क्या है प्यारे बच्चों, वीक बेस, है ना। एलिमिनेशन कैसे होगा, सभी को पता है सर, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन, मतलब 2 बीटा पोजीशन है ना। तो दोनों से एल्कीन बनेगा, एक वाली साइड वाली एल्कीन बनेगी, एक मिड वाली एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पे 2 एल्कीन बनेगी जिसमें से एक होगी मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि MS और एक होगी हमारे पास एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी कि LS। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिरकार क्या होता है, ऐसा क्या होता है, तो इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, देखो जरा, मैकेनिज्म के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वीक बेस के साथ यहाँ पे जो हेलो एल्केन है उसकी रिएक्शन कैसे होती है। देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप यानी कि हेलोजन एटम है। ओके, अब इस X को यहाँ से हटाना है तो X ऐसे ही तो नहीं हट के जाएगा ना, उसके लिए भाई कुछ ना कुछ बेस चाहिए, कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई अटैकिंग रिजेंट आए, कार्बन को अटैक करे और उसे हटा दे। बट एलिमिनेशन के टाइम पे जो बेटा आपको ध्यान रखना होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिमिनेशन के टाइम पे सबसे पहले आप ध्यान रखो अपना अल्फा और अपना ध्यान रखो बीटा और अपना ये बीटा, है ना, 2 बीटा पोजीशन है। तो वीक बेस के केस में क्या होता है, वीक बेस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो वहाँ पे हेलो एल्केन के अंदर जो लीविंग ग्रुप यानी कि ये जो हेलोजन है इसको यहाँ से डायरेक्टली हटा सके, क्योंकि बेस कैसा है, वीक है।
अब उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वीक बेस को इंतज़ार करना पड़ेगा। काहे का करना पड़ेगा? भाई कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मॉलिक्यूल को ज़रूरत पड़े और वो वहाँ जाए और वहाँ से चीज़ें एलिमिनेट करे। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस डाउन करोगे बेटा, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे वीक बेस है, तो यहाँ पे बेस को करना पड़ेगा इंतज़ार। किस चीज़ का? कार्बोकैटायन बनने का। तो यहाँ पे पहले स्टेप में बेटा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और वो कैसे होता है? ये जो हैलोजन एटम आपको दिख रहा है, इसका यहाँ पे हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद ये जो है वो X के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे X नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बेटा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे क्या बन के आ गया, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे जो दो बीटा पोजीशन है, वहाँ से हाइड्रोजन के एटम का एलिमिनेशन होगा। क्योंकि भाई देखो, इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये वाला जो कार्बन है वो अपने प्लस चार्ज को कैसे हटाएगा? भाई इसके लिए कौन हेल्प करेगा? भाई इसके जो भाई हैं वही तो हेल्प करेंगे। भाई ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, और ये क्या है, बीटा है। तो बीटा कार्बन क्या करेगा, अल्फा कार्बन की हेल्प करेगा। और वो कैसे करेगा कि भाई बीटा कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है ना बेटा। तो उस हाइड्रोजन को बेटा हमने इस तरह से दिखा दिया, ये बीटा हाइड्रोजन ये दिखा दिया है ना, और एक बीटा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा कि इन दोनों बीटा पोजीशन को ब्रेक करके यहाँ पे देखो, हो सकता है कि एक जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे बना ले, जिससे कि क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इस वाले हाइड्रोजन के पास पहुँच जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन से क्या होगा कि यहाँ पे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस वाली बीटा पोजीशन से भी यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। यानी कि देयर आर टू ऑल्टरनेट पोजीशन जहाँ से H यहाँ पे हट सकता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम H को यहाँ से हटा रहे हैं, इस पोजीशन से। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे एल्कीन सिस्टम जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये वाला। और यहाँ पे एक एल्कीन सिस्टम ये भी होगा कि एल्कीन सिस्टम यहाँ भी बन सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये वाला। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे दो स्टेप हुए हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ है कि जो हेलो एल्कीन था, उस हेलो एल्कीन से हेलोजन के एटम का एलिमिनेशन हुआ और दूसरे स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन का यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। और ये जो X और H जो है वो अल्टीमेटली मिल करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, HX बनाते हैं, है ना। तो अब देखो, ये कौन था, ये बीटा हाइड्रोजन था और ये भी कौन था, बीटा हाइड्रोजन। तो अब हुआ ये कि जब बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हटाता तो इस स्टेप पर यहाँ पे जो वीक बेस होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वो इस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है क्योंकि वो वीक है। भाई अगर वीक बेस है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी तो है नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह जाए और बीटा हाइड्रोजन को अटैक करे और अपने साथ ले आए। तो यहाँ पे होगा ये कि वो पहले तो इंतज़ार करेगा कि कैसे भी करके कार्बोकैटायन बने, यानी कि पहले तो उसको ज़रूरत तो पड़ने दो। तभी देख भाई, वीक बेस क्या है, वीक बेस क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है, लेकिन इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि वो लोन, वो जो पहले से यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना एक्स, उसको हटा दे। तो यहाँ पे वो इंतजार करता है कि कैसे भी मॉलिक्यूल नीडी बने। नीडी का मतलब उसको ज़रूरत हो, पहले तो ज़रूरत को वो इनिशिएट करने का इंतजार करता है। तो पहले ये वाला जो स्टेप होता है एक स्लो स्टेप होता है। और बेटा आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में जो स्लो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। तो पहले स्टेप में यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक फास्ट स्टेप हुआ जिसमें वीक न्यूक्लियोफाइल तुरंत दौड़ के आई, उसने बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच किया, अपने साथ ले गई और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया और दो एल्कीन बन के आ गई। अभी हमने सीखा था ये वाली जो एल्कीन है वो लेस सब्सटीट्यूटेड है और ये वाली जो एल्कीन है वो मोर सब्सटीट्यूटेड है। तो इस तरह से फाइनली जो है वो इसकी मैकेनिज्म हो जाती है। अब हम वन बाई वन यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो जरा E1 के ही सारे एग्जाम्पल हैं, E1 के, है ना। देखो, अगर एल्कोहल जब भी बेटा आपको दिखे, जैसे कि ये एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल जब भी होगा तो यहाँ पे जो बेस लेना है, नो डाउट आपको H प्लस डेल्टा लेके चलना है, ठीक है। ये क्या है बेटा, अल्फा पोजीशन है तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है और एक बीटा ये है। तो यहाँ पे कितने एल्कीन बनेंगे बेटा, दो।
एक कैसी बनेगी, MS बनेगी यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, और एक कैसी बनेगी, LS बनेगी यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक हेलो एल्केन लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हेलो एल्केन है, और यहाँ पे एक वीक बेस है जैसे कि यहाँ पे है ROH है, तो क्या होगा, वही ये हमारे पास अल्फ़ा है, एक बीटा ये है, एक बीटा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बनेगी अपनी MS, ये MS हो गई, और एक बनेगी अपनी LS, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से एक और हम यहाँ पे हेलो एल्केन लेते हैं, और इस हेलो एल्केन में एल्कोहल की बजाय पानी यहाँ पे डाल के चलते हैं। पानी डालोगे तो फिर से क्या होगा, एक बनेगी अपनी MS यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और एक बनेगी बेटा अपनी LS यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो फाइनली एलिमिनेशन जो होता है ना बेटा, इतना सिंपल होता है, दिस इज द LS, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अभी एक काम और कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे थोड़ा E2 और कर लेते हैं, फिर सबके कलेक्टिवली एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। E2 और कर लेते हैं बेटा, E2 को और पढ़ लेते हैं। E2 का मतलब होता है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। अब एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर की पहचान ये है कि यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ोगे बेटा, तो वो दोनों पे डिपेंड करेगा। पता है किस पे? एक तो करेगा अपने सबस्ट्रेट पे, ओके, और एज वेल एज किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे, यानी कि दोनों की ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बेस और सबस्ट्रेट। अब क्योंकि दो पे डिपेंड कर रहा है, इसी का मतलब होता है कि एलिमिनेशन तो है, लेकिन कैसा है, टू। टू का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब होता है टू मॉलिक्यूल्स पर रेट डिपेंड करना। अगर आप इस मैकेनिज्म को नोटिस डाउन करोगे, देखो इस वाले स्टेप को देखो बेटा। अब यहाँ पे पहला स्टेप जो हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक का पहला स्टेप है, ये वाला। अब मुझे आप ये बताओ कि पहले स्टेप को होने के लिए आपके पास जो रिएक्टेंट साइड थी उसमें कौन था, बेस था या सबस्ट्रेट था? तो आप नोटिस करोगे केवल और केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अब चाहे वो हेलो एल्केन हो और चाहे वो एल्कोहल हो। तो यही इसीलिए हमारा RDS है, क्योंकि जो बेस है ना, उसकी एंट्री तो सेकंड पार्ट में हुई है, सेकंड पार्ट में आया है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप ये वाला है। अब स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है ना, वो केवल क्या है, सबस्ट्रेट है, यानी कि हेलो एल्केन, उसमें बेस नहीं आया। बेस की एंट्री तो सेकंड स्टेप से होती है, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल इसी स्टेप पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर हम यहाँ पे E2 की बात करते हैं, तो आप ये नोटिस डाउन करोगे कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगी। कैसे, लेट्स सी। देखो हमने यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे हेलो एल्केन्स ले लिया, ओके, ये है हमारे पास हेलो एल्केन्स। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके बेटा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा सर, अब तो सीख चुके हैं, एलिमिनेशन करना होता है तो देखते हैं अल्फ़ा और देखते हैं बीटा। तो एक अल्फ़ा पोजीशन, दो बीटा पोजीशन, अगर दो बीटा पोजीशन है तो दो एल्कीन बनेगी। एक कौन सी बनेगी, एक बनेगी सर MS यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, और एक बनेगी LS यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द MS, दिस इज द LS। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म का पाथ क्या होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे अपना हेलो एल्केन, ठीक है, जो हेलो एल्केन है ना उसे यहाँ पे ले लेंगे, ये हेलो एल्केन है। और यहाँ पे अब क्योंकि हमारा जो बेस है ना बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, इस बात ध्यान रखें बेटा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, ये वेट नहीं करेगा किस चीज़ का, कार्बोकैटायन बनने का, ये नहीं वेट करने वाला बेटा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है वो कार्बोकैटायन बनने का वेट नहीं करेगा। पता है क्यों? इसलिए वेट नहीं करेगा क्योंकि भाई वो तो स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो कार्बोकैटायन बनने का इंतजार क्यों करेगा, डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्ट हिट करेगा और सीधे के सीधे क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। अब एलिमिनेशन करने के लिए भाई अप्रोच जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, बीटा हाइड्रोजन पे। तो पहले एक काम करो, देखो सभी को पता है ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो दो बीटा पोजीशन है, ये भी हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एक बार में डायरेक्टली इसको अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने के बाद ये बॉन्ड फ्री होगा, और ये बॉन्ड फ्री होके कार्बन और कार्बन के बीच में एंटर करेगा, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में, और इससे क्या होगा, एक्स का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा।
तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटन बनने का वेट नहीं किया गया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो जैसे जिस तरह से इस वाले बीटा हाइड्रोजन को इस न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया है, वैसे ही इस वाले बीटा हाइड्रोजन को भी वो अप्रोच कर सकता है ना। तो इससे क्या होगा, फाइनली सर एक ही स्टेप में क्या होगा कि एक MS यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखोगे तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही स्टेप हुआ है बेटा, ओनली इन वन स्टेप। और इसी स्टेप के अंदर ये क्या है, अपना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, अपना न्यूक्लियोफाइल या बेस। तो ये बेस और सबस्ट्रेट दोनों आता है, तो इसकी लिए इसकी रेट जो है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर और बेस मॉलिक्यूल दोनों पर डिपेंड करती है। सो दैट इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं E2 मैकेनिज्म कहते हैं। तो जब भी एस E2 मैकेनिज्म होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है। करके एग्जाम्पल चलते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक हेलो एल्केन लिया। इस हेलो एल्केन की रिएक्शन जो है बेटा वो हमने यहाँ पे लाइक NH2 नेगेटिव जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और लिक्विड अमोनिया यहाँ पे NH3 और लिक्विड अमोनिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या करेंगे भाई, बीटा हाइड्रोजन के अप्रोच करेंगे। एक बीटा यहाँ पे है और एक बीटा यहाँ पे है, दो एल्कीन बनेगी। यहाँ से क्या होगा, X जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा बेटा H। तो दो एल्कीन बनेगी, एक ऐसी बनेगी बेटा, एक बनेगी MS और एक बनेगी आपकी LS, एक MS और एक LS। और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, अब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे कौन सा वाला, एल्कोक्साइड वाला। एल्कोक्साइड के रूप में बेटा हमने यहाँ पे सपोज दैट मिथॉक्साइड ले लिया है, ठीक है, और हमने लिया है यहाँ पे मीथेनॉल। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वही क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। ठीक है बेटा, क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो क्या होगा सर, यहाँ पे ना ये जो अल्फा कार्बन है ये वाला, यहाँ से हटेगा X और यहाँ से हटेगा H। तो क्या बनेगा सर, सिंपली यहाँ पे बनेगा आपका एल्कीन। कौन सा वाला, एक सर होगा अपना MS और एक होगा LS। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या होता है, अगले टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि भाई मेजर प्रोडक्ट जो होता है ना वो क्या होता है। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, अगर बेटा मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दो एल्कीन हर बार बन के आ रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा सर कंपाउंड कौन सा वाला मेजर है। तो उसके लिए बेटा आपको समझना होगा वो क्या है, वो देखो बेटा। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेजर प्रोडक्ट के बारे में मतलब हमें इंफॉर्मेशन दी थी, और वो हैं कौन से, एक तो बेटा हमारे साइंटिस्ट हैं सिडजेफ, है ना। तो साइंटिस्ट सिडजेफ ने क्या किया था, एक अपना रूल दिया था, उनके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और एक साइंटिस्ट है हमारे पास हॉफमैन, उन्होंने भी अपना एक रूल दिया था, उनके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं सिडजेफ की कि सिडजेफ ने क्या कहा कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि जो MS है ना, MS यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, MS जो होगी बेटा यहाँ पे, वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक है ना। और हाफमा ने कहा था कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो यहाँ पे क्या होगी, वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगी। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आया होगा कि सिडजेफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होनी चाहिए, और हाफमैन ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो सर दोनों में से कौन सा ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। अब देखो कैसे, वो देखो जरा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि सिडजेफ और हाफमैन फॉलो भी करना है कि नहीं करना, वैसे ही लगा दिया। तो देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक ऐसा हेलो एल्केन लिया, ठीक है। अब हेलो एल्केन के लेने के बाद यहाँ पे बेस ले लो। अब बेस चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेस ले लो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे जो बेस लिया वो एल्कोहलिक KOH यहाँ पे ले लिया, जो कि एक बेस है। अगर यहाँ पे आप देखो, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा है, और ये वाला क्या है, बीटा, ओके। अब देखो और कोई बीटा तो है नहीं है,
तो इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, केवल एक ही पोजीशन है जहां से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है और प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट पोजीशन ही नहीं है, केवल एक ही है। अब अगर एक ही पोजीशन है तो सिंपली अल्फा से हटेगा एक्स, बीटा से हटेगा एच, और यहाँ पे इस तरह से एक एल्कीन बन के आ जाएगा, है ना। तो याद रखना है कि whenever you have only one option means one beta hydrogen, so there will be no Sitjev, no Hofmann। Sitjev और हाफमान कब लगता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन होती हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ लगता है। अब देखो, एक ये भी केस आता है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि अगर हम टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं, और अगर यहाँ पे एक बेस हम डाल के चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन ले लिया एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है। तो देखो, सभी को पता है कि बी आर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो बीटा जो हमने दिखाए हुए हैं, तो सारे एक जैसे ही बीटा है ना। कोशिश करो, जरा करके देखो बेटा, आपको कैसे पता पड़ेगा कि एक जैसे है क्या नहीं। देखो, अगर मैं इस वाले अल्फा को और इस बीटा को फॉलो करता हूँ, तो जो एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे तो हो जाएगा CH2, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये कार्बन हो गया, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हो गए। एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया और एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, मतलब इस तरह की एल्कीन बनेगी। अब सिमिलरली अगर मैं इस अल्फा को और इस बीटा को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। और अगर इस अल्फा और बीटा को यूज़ किया तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, दो मिथाइल ग्रुप ये आ जाएंगे। यानी कि तीनों ही केसेस में आपको सेम तरह की एल्कीन मिलेगी। मतलब अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि यहाँ पे सिटजेफ फॉलो होगा, तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन एक ही जैसे केमिकल एनवायरनमेंट को रखते हैं, एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसा कि बात कर रहा था कि मैं सिटजेफ और हाफमान की बात कर रहा था, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिटजेफ कब फॉलो होगा और हाफमान कब फॉलो होगा। देखो बेटा, पहली कंडीशन ये है कि हेलो एल्केन के पास दो या फिर दो से भी ज़्यादा प्रकार के बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तब वहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी तो वो हाफ मान के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन पहले तो ये, अब तो ये समझ में आ गया ना, सिटजेफ कब लगाना है और हाफ मान कब लगाना है, कब नहीं लगाना। अगर मान लो कि हेलो एल्केन में केवल एक बीटा पोजीशन है, तो नो सिटजेफ, नो हाफ मान। और अगर हेलो एल्केन में एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन है, तो मतलब एक से ज़्यादा एल्कीन बनेगी, और जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनेगी तो हम बताएंगे कि कौन सा वाला सिटजेफ है, कौन सा वाला हाफ मान है। क्लियर है, ठीक है। देखो बेटा, अब देखो एग्जाम्पल करके सीखते हैं। जैसे कि मान लो, पहले यही बता देता हूँ बेटा आप लोगों को, सिटजेफ कब फॉलो होगा। सिटजेफ के लिए एक सिंपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सिटजेफ रूल फॉलो होता है इन नॉर्मल कंडीशंस। इन नॉर्मल कंडीशंस मतलब ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सिटजेफ को आप लोग कब फॉलो करोगे, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ हेलो एल्केन एंड बेस। यानी कि जब हमारा बेस और हेलो एल्केन नॉर्मल है, मतलब कुछ भी स्पेशल केस वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। स्पेशल केस तो हाफमान में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि भाई MS जो होगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हाफमान के लिए कंडीशन जो है, कुछ कंडीशन है वो देखो ज़रा। पहली कंडीशन जो है, अगर मान के चलो जो अटैकिंग जो बेस है ना, वो मोर क्राउडेड है ना बेटा। अगर हमारा अटैकिंग बेस मोर क्राउडेड है ना, तो LS जो होगी, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। दूसरी कंडीशन है कि जो लीविंग ग्रुप है, अगर हमारा जो लीविंग ग्रुप है अगर वो पुअर है, यानी कि पुअर लीविंग ग्रुप है, तो ध्यान रखना है LS जो होगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तीसरा कंडीशन है कि जो अगर जैसे मान लो कि देयर इज ए कॉन्जुगेशन सिस्टम, मतलब अगर ये मान के चलो कि कॉन्जुगेशन सिस्टम है, और कॉन्जुगेशन सिस्टम कहाँ पे, कॉन्जुगेशन सिस्टम इन इन प्रोडक्ट एल्कीन, यानी कि जो भी दो एल्कीन बन के आएंगी, उन एल्कीन में से जिस एल्कीन में भी कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा, वो वहाँ पे कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है
कि हाफमान रूल कब एप्लीकेबल होता है। हाफमान रूल के 3 केस होते हैं, अगर अटैकिंग बेस मोर क्राउडेड हो, अगर लीविंग ग्रुप पुअर हो और कॉन्जुगेशन सिस्टम हो। तो हम इन तीनों को करके समझते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स सी, देखो बेटा, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ये बेटा एक हेलो एल्केन ले लिया और यहाँ पे एक बेस हमने यहाँ पे लिया बेटा, और वो बेस है मीथॉक्साइड आयन। अब मीथॉक्साइड आयन तो क्या है, छोटा मोटा बेस है ना, छोटा ही तो है। और इसको इसी के सॉल्वेंट के साथ यानी कि मिथेनॉल के साथ लेंगे, ठीक है। ये ले लिया बेटा हमने, ठीक है, ओके। तो इतना लेने के बाद दोबारा लिखते हैं इसे, मीथॉक्साइड आयन और मिथेनॉल सॉल्वेंट के साथ ले लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, यहाँ बेस लेना है, कौन सा लेना है, मीथॉक्साइड। मीथॉक्साइड तो बेस हो गया, और इसी का सॉल्वेंट लेना होता है, मतलब कि CH3OH, है ना। ये ले लिया बेटा, ठीक है। अब ये लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखो जरा। आपको ये तो पता ही होगा कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो पाथ जो फॉलो होगा वो कौन सा पाथ फॉलो होगा, E2। कौन सा पाथ फॉलो होगा बेटा, E2, है ना, E2 पाथ फॉलो होगा। अब ये देखो भाई, यहाँ पे अल्फा बीटा, मतलब जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखो कि सिर्फ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, है ना, ये कौन सा है, अल्फा। इस अल्फा के रेस्पेक्ट में ये कौन सा होगा भाई, ये बीटा होगा। और इस अल्फा के रेस्पेक्ट में ये वाला कैसा होगा, बीटा होगा। मतलब 2 बीटा है, और 2 बीटा मतलब बॉम बीटा। इसे ट्रिक होती है याद करने की, बीटा बीटा बॉम बीटा। मतलब कि मॉलिक्यूल में होता याद करने की ट्रिक है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉर्न बीटा है तो समझ जाओ कि वहाँ पे सिटजेफ या हाफमान लगेगा। सर ये बॉर्न बीटा क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। जब आपके पास 2 बीटा पोजिशन होती हैं तो बीटा बीटा बॉर्न बीटा, और बॉर्न बीटा होगा तो मतलब वहाँ पे कन्फर्म है कि क्या होगा, सिटजेफ लगेगा या फिर हाफमान लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, सबको पता है, हमने सीखा था, एक एल्कीन सिस्टम यहाँ पे आएगा, एक एल्कीन सिस्टम यहाँ पे आएगा। तो ज़रा बना लो ज़रा। तो एक एल्कीन सिस्टम बेटा यहाँ बन गया, और एक एल्कीन सिस्टम जो आएगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। अब सभी जानते हैं ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अब यहाँ पे देखो बेस कैसा है, नॉर्मल है भाई, जो सर ने सिखाया है वो नॉर्मल बेस है। और हेलो एल्केन में भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि हेलो एल्केन में कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम हो। भाई कॉन्जुगेशन सिस्टम होने के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है ना, या तो लोन पर इलेक्ट्रॉन हो या कॉन्जुगेशन हो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये गलत लिखी हुई, यहाँ पे ये X नहीं है बेटा, है ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो हेलो एल्केन है वो भी हमारा नॉर्मल है, और बेस जो है वो भी नॉर्मल है। तो सब नॉर्मल कंडीशन है। तो सर ने बताया था भाई, अगर नॉर्मल कंडीशन है किसकी, हेलो एल्केन की या फिर बेस की, तो ध्यान रखना है कौन सा बनता है भाई, जो सिटजैफ प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। और सिटजैफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो कैसी होती है, मेजर होती है। तो सर समझ में आ गया कि यहाँ पे जो 2 एल्कीन जो बनी हुई हैं उनमें से जो MS होगी वो MS क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। यानी कि इस वाले कंपाउंड को यहाँ पे कहा जाएगा, ये है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है बेटा। देखो अब क्या करते हैं, इसी सेम रिएक्शन को परफॉर्म फिर से करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग एफर्ट्स डालेंगे, और वो देखो क्या है। यहाँ पे मैंने सेम हेलो एल्केन लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बेस चेंज कर दिया। बेस कौन सा है सर, यहाँ पे जो बेस लिया है वो है CH3 का होल थ्राइस CO नेगेटिव, ये वाला बेस लिया है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इसी का एक एल्कोहल है, यानी कि CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पे C और यहाँ पे OH। सर कहोगे ये क्या है, मतलब समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बेस कहाँ से आ गया भाई, देखने भी लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ा सा बेस है। अगर मैं इस वाले बेस की स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा, देखो स्ट्रक्चर देखो बेटा इसकी, ये जो बेस है ना टर्चरी ब्यूटॉक्साइड, ये कैसे बनता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा। देखो सबसे पहले ये बनाते हैं कार्बन, है ना, ये कार्बन बना लिया, ओके। इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है। देखो ये CH3 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। फिर एक और मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि होल थ्राइस है ना, तो उस मिथाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ये भी CH3 है, ठीक है। और एक और जो मिथाइल ग्रुप है वो भी लेंगे बेटा, तो एक CH3 ये आ गया बेटा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या ना, कौन है यहाँ पे है ऑक्सीजन, और उस पर क्या है, नेगेटिव। देख लो भाई, कहने की जरूरत नहीं बेटा,
अगर आप इस बेस को देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना बड़ा बेस है। और इतना बड़ा बेस होने की वजह से मतलब ये जो बेस है कैसा है, मोर क्राउडेड, है ना। और हमने सीखा था कि अगर मोर क्राउडेड बेस होगा तो कंफर्म है कि वहाँ पे हाफमान रूल लगेगा, यानी कि एल्कीन तो दो बननी है, क्योंकि ये क्या है, बीटा 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 क्या हो गया, बॉर्न बीटा। और बॉर्न बीटा से क्या बनते हैं, दो एल्कीन, ओके ना। एक एल्कीन एमएस वाली होगी और एक एल्कीन एलएस वाली होगी, लेकिन इस बार मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इस बार जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा वो कौन सा वाला होगा, एलएस वाला। तो एलएस वाला जो होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस हमने समझा कि हमारे पास बेस कैसा था, मोर क्राउडेड, और यहाँ पे बेस कैसा था, लेस क्राउडेड। तो अगर छोटा बेस होगा तो नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी, और नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, जिसे यहाँ पे सिटजा प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और अगर बेस बड़ा होगा तो बड़े बेस के केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हाफमान कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ पे हाफमान की एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमने कहा था कि अगर मान के चलो कि अगर जो लाइक लीविंग ग्रुप अगर पुअर होगा तो भी वहाँ पे क्या होगा, हाफमान बनेगा। देखो बेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। अब फ्लोरीन के बारे में क्या जानते हैं सर, फ्लोरीन जो है कैसा है, पुअर है, पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये जल्दी से छोड़ के नहीं जाता, है ना। लेकिन बीटा पोजीशन कितनी है, दो हैं। तो बीटा बीटा बॉर्न बीटा, है ना। और बेस कैसा है, बेस तो सर नॉर्मल है, कौन सा वाला, एल्कोहलिक क्यूएच, है ना। एल्कोहलिक क्यूएच मतलब बेस के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बेस कौन सा लिया हुआ है, क्यूएच, है ना। अब एल्कोहलिक क्यूएच लेने के बाद यहाँ पे लीविंग ग्रुप कैसा है, पुअर है, और बॉर्न बीटा भी है। बॉर्न बीटा है तो क्या बनाएगा बॉर्न बीटा, दो एल्कीन, कौन सी वाली, एक एमएस वाली और एक एलएस वाली। तो ये एमएस एल्कीन है और ये एलएस एल्कीन है, लेकिन इसमें से मेजर कौन सा वाला होगा, लेस वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ मानी कंडीशन लगी हुई, लीविंग ग्रुप कैसा है, पुअर है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो एल्कीन होगा ये यहाँ पे कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, आगे समझो बेटा। तीसरी कंडीशन समझते हैं हाफमान की कि कब यहाँ पे हाफमान प्रोडक्ट बनेगा, वो देखो बेटा। जैसे बेटा ये हमारा बेंजीन की रिंग है बेटा, ठीक है। अब बेंजीन की रिंग से ये एक इधर यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम से एक और कार्बन एटम यहाँ जुड़ा हुआ है, और इससे यहाँ पे दो कार्बन एटम इस तरह जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्लोरीन टाइप का कोई एक लीविंग ग्रुप है ना। तो ओवरऑल ज़रा कार्बन को बेटा मार्क कर दूँ, क्योंकि आपको फिर बाद में समझने में दिक्कत ना हो। देखो ये यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पे कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ मिथाइल ग्रुप है, और ये अपनी बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ज़रा मार्क कर लो बेटा, अल्फ़ा बीटा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्लोरीन का एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या है भाई, अल्फ़ा। कौन सा है बेटा, अल्फ़ा। अब अगर अल्फ़ा की राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये क्या है, बीटा, ये बीटा है। और अगर लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो ये भी क्या है, बीटा। तो बीटा बीटा है ना बेटा, और बीटा बीटा क्या होता है, बॉन्ड बीटा। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक बेस लिया हुआ है, और बेस क्या है, मीथॉक्साइड आयन, है ना, मीथॉक्साइड आयन ले लिया। अब मीथॉक्साइड आयन को अगर मिथेनॉल बेस के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना बेटा, कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। लेकिन आपने देखा कि हमारी एल्कीन के अंदर दो बीटा पोजीशन है, मतलब कि दो पर्टिकुलर एल्कीन बनेंगी, दोनों को बनाते हैं बेटा, क्लियर है। देखो बेटा एक एल्कीन जो होगी वो ये वाली होगी, इस तरह से ये होगा बेटा अपना बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया। और इतना जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वाले बीटा को और इस वाले अल्फ़ा को फॉलो कर रहे हैं। तो जो एल्कीन सिस्टम बनेगा वो यहाँ बनेगा, क्योंकि इस वाले अल्फ़ा से Cl निकालेंगे और इस बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्कीन सिस्टम यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये आगे की सिचुएशंस हो गई, और यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये आ गया बेटा आपका डबल बॉन्ड। एक एल्कीन तो बेटा ये हो गई, यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा है, और ये क्या है, बीटा है। और एक एल्कीन कौन सी वाली होगी, एक एल्कीन बनाते हैं बेटा, एक एल्कीन जो है वो ये वाली है, ये अपना एल्कीन सिस्टम है, ठीक है। अब इस एल्कीन सिस्टम में
हम अब इस अल्फ़ा को और इस बीटा को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। किस-किस को? इस अल्फ़ा को और इस बीटा को। तो इस अल्फ़ा और इस बीटा को यूज़ करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये अल्फ़ा यूज़ किया है और ये वाला बीटा यूज़ किया है। अब ज़रा बेटा यहाँ पे ना मुझे ये बताओ कि एल कौन है और एम कौन है, इसको पहचानते हैं। तो देखो एम एस एल एस पहचानते हैं बेटा। देखो ये क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन। और ये क्या है? कार्बन। इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड सिस्टम है। और डबल बॉन्ड सिस्टम है मतलब ये क्या हो गई? एल्कीन हो गई। अब इस एल्कीन के साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप देखते हैं। तो देखो एक अल्काइल ग्रुप तो ये पूरा माना जाएगा, एक हो गया ना। और एक अल्काइल ग्रुप ये पूरा माना जाएगा, मतलब इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं इस एल्कीन सिस्टम के पास। इधर देखो बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इस वाले कार्बन के पास ये पूरी की पूरी चेन जो वो अल्काइल ग्रुप मानी जाएगी, मतलब इसके पास यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं और इसके पास यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं। और 2 वाली जो होती है वो क्या होगी? MsKLs, ये होगी सर Ls। कौन सी होगी? Ls। ठीक है ना? ये कैसी है बेटा? Ls है ना बेटा? Ls। तो नीचे वाली जो है वो क्या है हमारे पास? Ms है और आगे वाली क्या है हमारे पास? Ls है। तो मतलब ये होगी सर हमारे पास कैसी होगी बेटा? ये है हमारे पास Ls और ये क्या है? Ms। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो लीविंग ग्रुप है ना वो भी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस वो भी अच्छा खासा है। तो आपको ये लगेगा कि बेस नॉर्मल है, लीविंग ग्रुप भी नॉर्मल है, तो क्या लगेगा? आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सर सिटजेफ वाला एल्कीन बनेगा, बट वहीं मिस्टेक हो जाएगी बच्चों। ध्यान रखना है कि जब आप LS-MS बनाते हो तो ये भी चेक कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके LS में कॉन्जुगेशन सिस्टम हो। तो बेटा देखो यहाँ पे है, ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड जो किसी हम गैप मानते हैं। और ये क्या है हमारे पास? फिर से पाई बॉन्ड आ गया। तो इस सिस्टम के अंदर पाई पाई कॉन्जुगेशन है। और पाई पाई कॉन्जुगेशन जब होता है तो हाफ मान एलिमिनेशन फॉलो होता है। और हाफ मान एलिमिनेशन फॉलो होने की वजह से ये वाला जो कंपाउंड होगा कैसा होगा? मेजर होगा। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये वाली जो MS है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। यहाँ पे बेस भी ठीक ठाक था, लीविंग ग्रुप भी ठीक ठाक था, तो होना चाहिए था सिटजेफ, लेकिन हुआ क्या? हाफ मान। क्योंकि जो LS है, LS के अंदर क्या है? कॉन्जुगेशन है। तो देखो बेटा इसी तरह से पूरा सिटजेफ और हाफ मान को हम फॉलो कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा एलिमिनेशन सीखा है कि एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन होने के लिए हेलो एल्केन चाहिए, उसके रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। तो बेस क्या करता है? बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, बीटा हाइड्रोजन से H लेके चला जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्फा कार्बन से X का रिमूवल हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ जाती है। अगर मान लो कि केवल एक बीटा पोजीशन है तो ओनली एक एल्कीन सिस्टम बन के आएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीटा पोजीशन है तो बॉर्न बीटा रूल लगा करके सिटजेफ हाफमैन बनाएंगे। अगर बेस और सबस्ट्रेट की नॉर्मल कंडीशन है तो वहाँ पे लगेगा बेटा आपका क्या? सिटजेफ प्रोडक्ट लगेगा, सिटजेफ एलिमिनेशन फॉलो करेंगे। और अगर मान लो एल्कीन में कोई बेस मोर क्राउडेड है या फिर LS जो है वो कॉन्जुगेशन में है, लीविंग ग्रुप पुअर है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वो वहाँ पे लगेगा बेटा आपका हाफ मान। अगले आगे आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एलिमिनेशन जो सीखा है, एलिमिनेशन के यहाँ पे कुछ और नाम भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो आज डिस्कस की है, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को बेटा यहाँ पे या करके आप बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और बीटा एलिमिनेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि बीटा कार्बन से क्या होता है? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। और इसे या करके बेटा यहाँ पे डीहाइड्रो हेलोजनेशन भी कहते हैं। डीहाइड्रो हेलोजनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन से हटता है हाइड्रोजन और दूसरे से हटता है हेलोजन। सो दैट इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब डी का मतलब हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन। ठीक है। तो आपने बेटा ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे सीख ली कि सिटजेफ कैसे लगेगा। ठीक है। हाफ मान कैसे लगेगा उसकी कंडीशन सीखी आपने, एलिमिनेशन के काफ़ी एग्जांपल सीखे और आपने जो E1 और E2 जो मैकेनिज्म है उनको भी बेटा सीखा। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एलिमिनेशन यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है।
आगे की जो बेटा क्लास होगी उसमें एक एलिमिनेशन का पार्ट बचा हुआ है E1CV, तो नेक्स्ट जो एलिमिनेशन पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम E1CV के बारे में डिस्कस करेंगे कि E1CV मैकेनिज्म क्या होती है, वो भी काफ़ी बार एग्जाम पूछ ली जाती है। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके।